सीआईए का सरबराह वहां से उड़ा वाशिंगटन से और यहां पहुंचा और उसने कहा कि कोई होश की दवा करो इंडियन से। उनके पास 100 से ज्यादा एटम बम है, वो पुर्जे जोड़ के बनाएंगे, तुम्हारा बुरकस निकाल देंगे। हाँ जी। और उनके पास वो छोटे एटम बम हैं। कि भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली की तरफ अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम पेशरफ्त हुई है और इस हुकूमत ने नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। इंडिया है, ये कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान को शाम बनाना, पाकिस्तान को इराक बनाना, या और हम एक अपना फायर भी नहीं कर सकेंगे, तोप का गोला भी। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर वो आ जाएं अपनी पर। पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई, पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। एक ऐसा फैसला किया गया है जो यकीनन पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से और कश्मीरियों के हवाले से पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न है। नमस्कार दोस्तों। अब आज सिचुएशन ज़रा एकदम इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये चीज़ पहले विपरीत हुआ करती थी। आज अमेरिका जो है, अगर मान लीजिए कि इंडिया का कोई भी संदेश अगर पाकिस्तान को पहुंचाना है, सख्त संदेश की बात हो रही है और इंडिया चाहता है कि मैं डायरेक्टली बात नहीं करूंगा पाकिस्तान से, तो सीआईए हो या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी संस्था हो अमेरिका की, वो सीधा यही करते हैं कि भाई इंडिया का जो भी मैसेज होता है वो सीधा पाकिस्तान को डिलीवर करते हैं, वो भी सख्त लहजे में, सख्त शब्दों में, मतलब हार्ड वर्ड्स के अंदर उनको समझाया जाता है कि भाई ये आपकी हरकतें ज़रा बंद कर दो, अदरवाइज़ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब यही चीज़ 2014 से पहले थोड़ी थोड़ी आप कह सकते हो कि अगर आप ऊपर जाओ तो विपरीत थी। मतलब कैसे विपरीत थी, देख लीजिए 1965 की वॉर, वेस्टर्न कंट्रीज पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ था। 71 पूरा का पूरा कारगिल में भी होता, लेकिन कारगिल में पकड़ा गया कि भाई इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान की ही गलती है, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, अदरवाइज़ वहाँ पर भी वो सपोर्ट कर देते पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब ये है कि अब सिचुएशन ऐसी है कि शब्दों की मार पड़ती है, अगर कुछ करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है। और वो जो पहले का ज़माना था, पहले का समय था कि वेस्टर्न कंट्रीज खुलकर सपोर्ट किया करती थी, वो सब कुछ बंद हो चुका है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। 2 मौके पर जब इंडिया ने आर्मी जमा की हमारे बॉर्डर पे, तो सीआईए का सरबराह वहां से उड़ा वाशिंगटन से और यहां पहुंचा और उसने कहा कि कोई होश की दवा करो इंडियन से। उनके पास 100 से ज्यादा एटम बम है, वो पुर्जे जोड़ के बनाएंगे, तुम्हारा बुरकस निकाल देंगे। हाँ जी। और उनके पास वो छोटे एटम बम हैं कि जो किसी और के पास नहीं है, शायद अमेरिका के पास हो। और मिसाइल उनके सुपीरियर हैं, जेट तैयारे उनके पास हैं, पायलट उनके अच्छे। तुम किस ख्याल में हो? भारत के साथ तिजारत का जो फैसला किया है उसको आप समझते खुश आइंदा या पाकिस्तानी मैशत को संभाल सकेगा? कि भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली की तरफ अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम पेशरफ्त हुई है और इस हुकूमत ने नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। 5 अगस्त 2019 का नरेंद्र मोदी का एक गैर कानूनी मूव, जिसमें आर्टिकल जो थे कश्मीर की वादी के हवाले से, वो आर्टिकल्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से अनेक्स किए गए 35A और 370। और उसके बाद पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया कि कोई ट्रेड नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई फ़ायदा नुकसान, नफ़ा नुकसान, ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं होगी। इस वक्त इस हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब इन्होंने इस वक्त जो रिपोर्ट हो रहा है कि इस हुकूमत ने आते ही भारत से तिजारत के लिए दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती का फैसला कर लिया है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इंडिया की सरबात की बिल्कुल उनको अप्रिशिएट किया जाता है। जयशंकर साहब द ग्रेट, मैं कहता हूँ डिप्लोमेट इस रीजन में, बल्कि मैं क्या इस वक्त दुनिया में उन्होंने जो कुछ किया, या नरेंद्र मोदी जी से पाकिस्तान में जितना मर्जी इख्तिलाफ किया जाए, लेकिन अपने मुल्क को उसने आगे खड़ा किया और वो आगे बढ़ रहा है। S-400 सिस्टम अमेरिका ने लिया है, इंडिया ने लिया है रूस से, रशिया से। वो लेने पर, क्योंकि अमेरिका उसको अपना बेचना चाह रहा था, अपना उनका सिस्टम है, तो वो बेचने पर फिर उस पर सैंक्शंस लग सकती थी और लगनी चाहिए थी इंडिया पे, लेकिन वो भी नहीं लगी, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस किस्म की है कि उसने सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं और अपना मफाद अजीज है, उसने अपना मफाद आगे रखा हुआ है। बहुत अच्छी। तो ये कोई मुश्किल नहीं है
पाकिस्तान को शाम बनाना, पाकिस्तान को इराक बनाना, या उसके सारा कुछ जो हमारे पास है वो ले लेना, और हम एक अपना फायर भी नहीं कर सकेंगे, तोप का गोला भी। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर वो आ जाएं अपनी पर, तो हमें जो है ना बहुत एहतियात से चलना है दुनिया में। ये इस किस्म की कन्फ्रंटेशन इतने ही नहीं है। तजारत क्या होती है? तजारत ये है ना, वो एक सिख है हमारा, एक दोस्त है एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास फैसलाबाद, वो बड़ा खुश था। उसने कहा जितना कपड़ा बेच सकते हो बेच दो, क्योंकि हमारा शलवार कमीज का जो कपड़ा है और होम टेक्सटाइल है ये तो बहुत पॉपुलर है, बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मगर वो गया नहीं सामान, वो इजाजत नहीं देते, वो किसी न किसी हीले बहाने से टाल देते हैं। तो सामान तो इंडिया का आएगा ना, हमारा तो नहीं जाएगा। तजारत में हमें खसारा होगा ना, फायदा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हारून साहब इस बात का कितना ये तो खर्चा है? मतलब ये अमेरिकन पॉलिसी है ना। पाकिस्तान की अकड़ ख़त्म हो गई, पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। एक ऐसा फैसला किया गया है जो यकीनन पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से और कश्मीरियों के हवाले से पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न है। हुकूमत जो गुज़श्ता हुकूमत इमरान खान साहब की, उस पर बहुत तनकीद करती थी कि कश्मीर के हवाले से आपकी पॉलिसी कमज़ोर थी, आपने बहुत कोई सख्त एक्शंस नहीं लिए, और आते ही इसने काबीना इजलास में जो फैसला किया है वो इंतहाई शर्म का मकाम है पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए। उन्होंने शुरू किया था, नेहरू की मिसाल थी कि नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले वो गांधी साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा बापू ये बताएं कि आप इंडिया को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा था अगर आप प्राइम मिनिस्टर, पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो 3 चीजों पर ध्यान रखना, कभी इंडिया में, भारत में महंगी ना हो। वो 3 चीजें क्या थी? उन्होंने कहा आटा, साइकिल और मूवी का टिकट। ये 3 चीजें महंगी करोगे तो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे, और ये फाउंडेशन बनी वहां से। आटा गरीब आदमी की खुराक है, महंगा आज भी नहीं है। दूसरा साइकिल है, मोटरसाइकिल आ गया, अभी भी सस्ता तरीन है वहां पे। और सिनेमा की टिकट आप देख लें, बॉलीवुड पूरी दुनिया को छा गया। चोई साहब का आज का आर्टिकल है कि उसमें कि काश में इंडियन होता। उनका इस टाइम ये तो मैं भी कहती हूँ, ये तो मैं भी कहती हूँ कि काश ऐसा होता। जो हमारा एक इम्प्रेशन बन गया है पूरी दुनिया में कि पहले नहीं था, ये मैं जरूर कहूंगी, पहले नहीं था कि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं, हर वक्त कटोरा लेके घूमते हैं। ये इम्प्रेशन इमरान खान साहब का ही दिया हुआ है। लेकिन दिस ट्रेंड फॉर मी वाज वेरी, दिस न्यूज वाज वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अगर if someone is leaving Pakistan because he is feeling insecure, that is responsibility of the government. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी that they should make it sure the people do not leave this country because they feel threatened. लोग थ्रेटन फील करें कि जी हमें इंडिया जाना है या हमें बांग्लादेश जाना है या हमें कहीं और जाना है, कि भाई पाकिस्तान जो है वो दैट इज नॉट अ सिक्योर प्लेस फॉर देम। बिकॉज जैसे वो मियां मिट्टू का कैरेक्टर है सिंध में, जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, और इसी तरह हम देखते हैं कि सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया है। जिस तरह कभी मंदिर जला देने की बात हुई या गुरुद्वारा जला देने की बात हुई, या इस तरह ये जो एपिसोड्स डिफरेंट जगहों पे हुई हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर एक ग्रुप के अंदर जो है वो एक रिजेंटमेंट आती है, वो फीलिंग आती है कि यार ये हमें, वी आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील, ठीक है। तो देन दोज ग्रुप्स लीव। जो है वो लोगों को जुम्मा अपनी नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि बाकी दुनिया या आपकी वो चीजें डिस्टर्ब हो रही हो। सो एनी हो, इस तरह के जब इश्यूज रहते हैं तो मैं आई पर्सनली थॉट शायद कोई जो है वो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट बाकी लोग भी इंडिया जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो वहाँ का एक कल्चर है, जिस तरह लोग वहाँ से वापस आए हैं। तो $150 बिलियन की पिछले साल हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट करी है IT, जो कि सऊदी अरब के तेल की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। बाइंग एजेंसीज का दफ्तर पाकिस्तान में नहीं होता। अब जो सियालकोट का वाक़या हुआ उसके बाद मुझे बताइए कि आप कौन फॉरेनर पाकिस्तान आके रहेगा जब आपने पूरी दुनिया के अंदर अकेले इस किस्म की हरकतें करनी है कि 18 साल का बच्चा आप डिसाइड करेगा कि कौन जिंदा रहे कौन ना रहे। हम उस सिमत में नहीं जा रहे जिस सिमत में तरक्की होती है। हम सच, ये जो गौर भाई ने बात करी कि हम आपस में पॉलिटिक्स को कर दिया, या इस्लाम समझे कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस,
अफगानिस्तान का जहाद यहाँ से कर रहा है, कश्मीर का जहाद हम कर रहे हैं। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में बात की कि 20 साल तो हम यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दी से जंग करते रहे हैं, हर रोज एक बम फट रहा है, खुद कुछ हमला हो रहा है, जाहिर है कि उसने भी हिला के रख दिया। सर बहुत उससे फर्क पड़ा है। आपका मतलब आपका फॉरेन बायर जब यहाँ पे नहीं आएगा तो उससे फर्क पड़ेगा। आप देखें जब हम छोटे थे तो कराची में कौन सी फॉरेन एयरलाइन नहीं थी। वरना ठीक है लोन्स पहले भी लिए जाते थे, मगर ये हाल नहीं था। टर्की ने ड्रोन्स दिए हैं इंडिया को, तो जाहिर इंडिया उससे पेमेंट कर रहा है। अगर वही टर्की हमें ऑफर करे कि जी ठीक है 100 ना सही आप 10 खरीद लीजिए, तो क्या हमारे पास पैसे हैं देने के लिए? हम तो इधर उधर से मांगते फिर रहे हैं। ओआईसी के लिए जो फंड बना है सर, सॉरी आपकी बात काटी एक सेकंड, ओआईसी के लिए जो फंड बनाया है इन्होंने, उसमें कोई पैसे देने को इतना कोई खास विलिंग नजर नहीं आ रहा। अगर देंगे भी तो वो जाकर कब देंगे? मार्च में, जब तक सर्दियां तो निकल गई होंगी, जो अफगानिस्तान के गम में घुल रहे हैं। इसमें देखिए आरजू, मैं जो बात उस पर करना चाहूंगा ओआईसी पे, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस जो समिट के इनिशिएशन जो थी वो सऊदीया ने की थी। इसमें कोई पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जिसमें कश्मीर के लिए ओआईसी को कहा था और उन्होंने शटअप कॉल दे दी थी। जब तक इंडिया के साथ आपका मॉडस मोवेंडी नहीं होगा, जब तक, सुन ले मेरी बात, जब तक आपका इंडिया पाकिस्तान का मॉडस मोवेंडी नहीं होगा, आप नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से जियो इकोनॉमिक स्टेट नहीं बन पाएंगे। ये मेरा अफसोस है, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनने जा रहे हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए। कहीं इस हवाले से ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है उस पर उसका क्या असर पड़ेगा? इंडिया आपके नेक्स्ट डोर है, किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, ना चाइना से कर रहा है, ना आपसे कर रहा है, ना बांग्लादेश से कर रहा है, ना छोटा हो बड़ा हो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, वो इंडिया की प्राइमेसी को। नमस्कार दोस्तों, अब आइडेंटिटी क्राइसिस कहे या हिंदुओं से नफरत कहे, पाकिस्तान की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, या फिर अपने अतीत से पीछा छुड़ाने वाली बात कहे, उनको हर जगह पर अपनी आइडेंटिटी दिखती है। भाई वहाँ से लात मार के निकाला जाता है तो दूसरी जगह पर आइडेंटिटी ढूंढते हैं। जैसे अरब कंट्रीज में सबसे पहले आइडेंटिटी ढूंढी गई, कुछ सालों तक वो सब कुछ स्टेबल रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने लात मार के निकाला कि चलो भाई निकलो यहाँ से, क्योंकि अब उनको कोई पाकिस्तान की ज़रूरत बची नहीं थी। उनके बाद टर्की में उन्होंने सर्च करने की ट्राई की, उसके बाद चाइना के साथ भी रिलेट करने की कोशिश की, और चाइना के साथ चाइना के पैरों में अब भी गिरे हुए हैं। और जब उनको पता चला कि भाई अब यहाँ तो आइडेंटिटी क्राइसिस ही होगा, यहाँ पर कुछ मैच नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उसकी गुलामी मंजूर है इनको। चाइना की गुलामी मंजूर है इंडिया से दोस्ती के बगैर। इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, जिहाद करते रहेंगे, लेकिन उसी के समय पाकिस्तान चाइना के अंदर इनको गुलामी मंजूर है। भले ही इंडिया के अंदर वो आरोप लगाते रहे ना, वो आरोप तो उनको चाइना के खिलाफ लगाना ही चाहिए कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यही सारी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, और पाकिस्तान ये है ना, मतलब आपको समय के हिसाब से बदलना चाहिए, नहीं तो समय आपको बदल देता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट करना पाकिस्तान को, कि ये बिल्कुल बात सही है कि जब तक इकोनॉमी अच्छी नहीं होती तब तक आपकी ना तो मिलिट्री चल सकती है, ना कुछ आप कर्जे लेके अपनी नेशनल सिक्योरिटी नहीं चला सकते। पाकिस्तान में जो कि एक डोमिनेंट रोल है सिक्योरिटी एजेंसी का वर्सेस एक वीक रोल है इकोनॉमी का, कि उसकी वजह यह है कि जो स्ट्रक्चरल ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपके अंदर इन्वेस्टमेंट उस वक्त आएगी जब आपके अपने अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। वो इतना पैथेटिक सिस्टम आपका है कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। आप किसी इकोनॉमी से बात करें, वो इन्वेस्टमेंट वाला वैसे चकरा जाता है इन मुल्कों में आने के लिए। इंडिया आपके नेक्स्ट डोर है, किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, ना चाइना से कर रहा है, ना आपसे कर रहा है, ना बांग्लादेश से कर रहा है, ना छोटा हो बड़ा हो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपके 750 माइल्स तकरीबन आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, जहां पर आपके फोर्सेस परपेचुअली डिप्लॉयड है। अगर आप हकीकत देखें तो सिर्फ ईरान का बॉर्डर है जो कंटेस्टेड नहीं है, या चले जो रेड क्लिफ लाइन है, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कंटेस्टेड नहीं है। चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर भी आप कंटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया कंटेस्ट कर रहा है उसको। देखें ये है ना, तो आप जब कंटेस्टेड बॉर्डर के अंदर पैदा हुए हैं, अभी तो इस पाकिस्तान को आप छोड़ दें वो तो चला गया ना। मैं तो सिर्फ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो अब प्रेजेंट पाकिस्तान है, ये आपका शुरू से एक नाइटमेयर रहा है, आपका नाइटमेयर रहा है। और ये हकीकत है कि आपके अक्रॉस द बॉर्डर 2/3 ऑफ इंडियन आर्मी आप पर प्रेशर करके प्रेशर डाला हुआ उसने।
पूरे वेस्टर्न इंडियन कमांड आपके ऊपर चढ़ी हुई है, उनकी आप गैरिजन्स देखें आपके बॉर्डर के क्रॉस है, लाहौर आपके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। ये जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर रियलिटीज है, एक तरफ आप बात तो कर रहे हैं पिवट है, हब है, फला है, ये भी तो आपकी वल्नरेबिलिटीज है। आखिर जो इन्वेस्ट करके सीपैक आपके अंदर ला रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये भी तो देख रहा है कि आपका इंडिया के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसके साथ किसी भी वक्त वॉर हो सकती है। व्हाई द हेल आई शुड इन्वेस्ट ट्रिलियंस और बिलियंस इन अ कंट्री लाइक दैट। अब देखिए, मैं बात खुल के करूंगा तो लोग बुरा लगेगा। आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे किसी पोजीशन पे तो आपकी सिक्योरिटी कम होगी ना, अगर आप लड़े रहेंगे तो नहीं होगी ना। आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि या तो आप सकम कर जाएं, यू एक्वीज टू इंडियाज डिमांड, देन यू कैन ओपन अप दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो आप नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की डिमांड बहुत ज्यादा सख्त है। जो सिक्योरिटी पैराडाइम की कॉम्प्रोमाइज की एक लिमिट होती है, बियॉन्ड दैट लिमिट आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता, कोई कंट्री नहीं कर सकता। वहां जो आपकी कॉम्प्रोमाइज जो थ्रेशोल्ड है, वो इतना मुश्किल थ्रेशोल्ड है आपका कॉम्प्रोमाइज का, जो कि आपके एनिमी आपको कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देता। जब तक इंडिया के साथ आपका मॉडस मोवेंडी नहीं होगा, जब तक, सुन ले मेरी बात, जब तक आपका इंडिया पाकिस्तान का मॉडस मोवेंडी नहीं होगा, आप नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से जियो इकोनॉमिक स्टेट नहीं बन पाएंगे। ये मेरा अफसोस है, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। हमने अपनी कभी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर काम ही नहीं किया, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि हमें जो रेमिटेंसेस है वो खुद ही आ जाती हैं, इसलिए हमारा जो है वो गुजारा चल जाता है। इवन अभी जब आप एक बिजनेस हब बनने जा रहे हैं, एक री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनने जा रहे हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कहीं इस हवाले से ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है उस पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो हमारी जो एक नैरो माइंडेड अप्रोच है आज के लिए जो हम जीते हैं, और उसका आज के फैसलों का आइंदा 10 साल पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो बुनियादी तौर पर हमारा मसला पिछले सालों में भी रहा है, आज भी है, और मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि ऐसा लग रहा है कि आइंदा भी रहेगा। आपने ये समझा कि वो जो सिक्योरिटी का और आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक हैसियत है उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। कभी आपको अमेरिका आकर इमदाद का टीका लगा देगा, कभी आपको कोई और मुल्क आकर कोई लोन दिलवा देगा, और इस तरह आपकी सांस बहाल रहेगी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसका नुकसान आपको जो है वो हुआ है। जो हमारे खित्ते में दूसरी ताकतें हैं, उन्होंने अपने रीजनल जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको भी परसू किया है, और उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक एजेंडा भी परसू किया है। भाई देखिए, मुशर्रफ साहब जब तशरीफ लाए, उन्होंने एक पूरी इंडिया के साथ एक बड़ा अच्छा एक रिलेशन को क्रिएट कर दिया। वही मुशर्रफ साहब जिन्होंने कुछ महीने पहले अपने आने से पहले एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू को सैबोटाज किया था वर्चुअली। फिर आप देखिए कि जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे अपने फाइनल डिसीजन पे कश्मीर के ऊपर। तो अगर इतनी चीजें हो सकती हैं और हुई हैं, और कब हुई हैं, जब मिलिट्री वाज इन कंट्रोल, तो क्यों नहीं हम इस चीज पे थोड़ा सा पुल बैक करते हैं, लेट डिप्लोमेट डिसाइड। और आपने जहां तक बात की, लेटने की बात नहीं है, बात दरअसल ये कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव है, ये मैं कह रहा हूं कि आपको एक्वीज करे, वो आपको अकोमोडेट नहीं कर रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोर्सिंग अ स्मॉलर नेबर टू एक्वीज और टू अकोमोडेट। आप एक न्यूक्लियर पावर को कह रहे हैं कि आप उसके अंदर एक्वीज करें, वो नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, वो इंडिया की प्राइमेसी को रोक नहीं सकता। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू पैरामीटर्स। इसको कैसे हमने स्क्वायर करना है कि हमारा इस कंपटीशन और इस वॉर में हमारा क्यूमुलेटिवली नुकसान है, हमारा नुकसान है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, उसकी लोकेशन इतनी दूर है कि वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है, तो वो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेट दोनों इक्वल बन सकता है। आप देखें ना, आप क्या प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हो कि ये इन्वेस्टमेंट डालें तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर दें। वो जो आपने बातें की है कि एक इनिशिएटिव था, वाजपेयी साहब का ग्रेट इनिशिएटिव था। मैं आपके प्रोग्राम में बात करना चाह रहा हूँ ये कि लाहौर इनिशिएटिव वाजपेयी का इनिशिएटिव था, आगरा इनिशिएटिव वाजपेयी का इनिशिएटिव था डिस्पाइट कारगिल। आप उनकी बड़ापन देखें ना, मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने ये किया है। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ, एक स्टैंड ऑफ हुआ, यानी 2002 का बकायदा वो हुआ। उसके बावजूद वाजपेयी फॉर द थर्ड टाइम केम टू इस्लामाबाद इन 2004।
in 2004। तो आप उनको, और वो क्या कुछ नहीं हुआ, कंधार हुआ, आपको पता है, हाईजैक हुआ, कितना कुछ हुआ, लेकिन वो एक लीडर था जो डिटरमिन्ड था कि इस चीज को करें। हम इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते कि भाई वो डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम बीजेपी ही डिड दैट। ठीक है, देखे ना, हम उसको नहीं कर पाए क्योंकि उनके यहाँ भी जो डीप स्टेट था इंडिया के अंदर वो एग्री नहीं कर पाया, वरना आगरा हो गया था। आपके यहाँ भी लाहौर के बाद जो हुआ है, आपके यहाँ भी एक डीप स्टेट काम करता है। दोनों मुल्क के अंदर दो स्ट्रेटेजिक एन्क्लेव्स हैं जिनका ये इशू है कि कभी हम अमेरिका को बार्टर करते हैं कि वो हमें सेवियर कर देगा, फिर हम सोचते हैं कि ये हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, हम वही जियो पोलिटिकल रेंटिंग वाली मेंटालिटी है ना कि वो आके बचा लेगा। तो जब तक हम खुद से नहीं करेंगे, रेमिटेंसेस, अभी कोविड हो गया, रेमिटेंसेस आपको मसला पड़ गया आपकी इकोनॉमी का, आपके इस किस्म के फैक्टर पे अगर आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट करती रहेगी और आप अंदर से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे, unless you address the structural problem and balance this national security and economic structure का प्रॉब्लम, ये बातें सिर्फ सेमिनार के हद तक रहेंगी। अभी आपने जो चर्चा में सुना, यह सभी देशों के लिए प्रासंगिक है। और ये कंप्लीट डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारा जैसा मुल्क अगर फूड आइटम पर $10 बिलियन खर्च कर रहा है तो हमें तो जिसे कहते हैं ना, डूब मरना चाहिए बेसिकली। और ये मिसमैनेजमेंट आज की नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट हमारी 47 से चल रही है और ये अब आकर अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाली है। तो ये हाल है कि मतलब हम तो पाकिस्तान जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कर्जों के ऊपर चल रहा है। अगर हमें लोन देना बंद कर दे IMF तो 6 महीने बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान से बदतर हालत हो सकती है, ये चीज इन लोगों की समझ में नहीं आ रही। अफगानिस्तान से हमारी बदतर हालत है। हम मोदी जी को देखते हैं ना, कहाँ पे हमने उनको देखा कि उन्होंने कोई ऐसी बात को जी मेरे पास तो इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, नहीं देखा हमने। क्या ये मुआहिदा हमारे मसाइल का हल है? हम और कर्जा लेने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। और इस कर्जे को हम इसलिए लेने जा रहे हैं कि पिछली हुकूमतों का सूद उतरेगा और उसके नतीजे में अवाम के सर पे टैक्स और तो वो खुश हो जाएंगे। क्या मसाइल का हल है कर्जे? फिर हम और कर्जा लेंगे और उनका सूद उतारेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर $10 बिलियन की बाहर से फूड इंपोर्ट किया जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी मोनोपोली क्रिएट हो रखी हो। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया के अंदर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसकी एक मोनोपोली है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ जो है इंडिया में बनते हैं। अगर आप दूसरा काउंट करो कि IT इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और भी कई सारी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ खेती या फिर आप कह सकते हो कि किसानी एक अच्छी खासी चीज़ होती है जो वहाँ की इकोनॉमी को चलाती है। वहाँ का जो किसान होता है वो अपनी किसानी करता है और चलाता है। अब ऐसी कंट्री में जहाँ पर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, वहाँ पर भी आपको $10 बिलियन के फूड इंपोर्ट करने पड़े तो आपके लिए बहुत ही ख़राब सिचुएशन कहलाएगी, बहुत ही विचित्र सिचुएशन कहलाएगी कि भाई आप और कुछ तो करते नहीं हो। और ऐसा भी नहीं है कि इंपोर्ट 10 बिलियन है तो एक्सपोर्ट कोई ना कोई चीज़ों में 20, 25, 30 बिलियन करते होंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब वो कर्जा चढ़ता ही रहता है। अगर कोई कर्जा है जिसकी किस्त चुका नहीं है तो और कर्जा ले लेंगे, यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं कहीं पे तो हमें अगर बैठने के लिए कहा जाता है पाकिस्तानियों को तो लेट जाते हैं, वहां पे बैठने के बजाय सीधे लेट जाते हैं कि प्लीज हमें जो है वो आप कुछ डॉलर्स दे दें ताकि हम अपना काम चलाएं, क्योंकि कमाने की आदत तो हमें है ही नहीं। मांगे तांगे पे बरसों से हम मुल्क को चला रहे हैं और आगे भी यही लग रहा है कि इसी किस्म की गवर्नमेंट्स आ रही हैं और इसी किस्म की गवर्नमेंट अभी भी हैं जो ये नहीं सोचती कि हमने कुछ अपना खुद भी जो है अपने आप को मजबूत करना है और अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। तो ये हाल है कि मतलब हम तो पाकिस्तान जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कर्जों के ऊपर चल रहा है। अगर हमें लोन देना बंद कर दे IMF तो 6 महीने बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान से बदतर हालत हो सकती है, ये चीज इन लोगों की समझ में नहीं आ रही। अफगानिस्तान से हमारी बदतर हालत है इन्फ्लेशन के हवाले से, इस वक्त भी हम उनसे आगे हैं। ये अफसोस का मुकाम है कि एक जंगज़दा मुल्क जहाँ पे 40-50 सालों से जंग चलती रही, जहाँ पे एक बाकायदा हुकूमत नहीं है, बाकायदा कोई ऐसे मजबूत इदारे नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क से उस पे हालात बेहतर है। बड़ी बात जो बड़ा होता है ना उसको करने की जरूरत नहीं। हम मोदी जी को देखते हैं ना, कहाँ पे हमने उनको देखा कि उन्होंने कोई ऐसी बात को जी मेरे पास तो इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी,
नहीं देखा हमने उनको। वो वहां पे एलपीजी गैस वहां पे मतलब मैं ये नहीं कहता कि वहां पे महंगाई नहीं होगी, लेकिन कम पैसों में आम आदमी के लिए मिल रहा है और वो उसको डिलीवर कर रहा है, तो यार वो उसकी तारीफ वो करेगा ना कि यार मेरे डोज बिल्कुल ये चीज मिल रही है मुझे। और वो वोट लेकर आए हैं, इनकी तरह नहीं आए कि किसी के कंधे पे चढ़ के आए, और ये बात तो सारी दुनिया जानती है। तो क्या उसके अंदर इस गवर्नमेंट के मौजूदा सियासतदान, बिलखुसूस फाइनेंस मिनिस्टर्स भी पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? शब्बर जैदी साहब, देखिए पहले वाले के बारे में मैं कहता हूँ वो तो जान के बेवकूफ बना रहे थे, ये मेरा ख्याल अनजाने में बेवकूफ बना रहे हैं कि ये इस गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। हम बहुत अरसे से एक बड़ी खतरनाक तरीके से अपने मुल्क को मिसमैनेज कर रहे हैं, और हमने मेरे लिए तो, मैंने इसीलिए कल ट्वीट किया था, मेरे लिए तो ये शॉकिंग है। ऑल्दो मुझे आइडिया था कि अगर हमारा जैसा मुल्क जिसकी एक्सपोर्ट सिर्फ 30 बिलियन है और रेमिटेंस 30 बिलियन है, अगर वो 10 बिलियन के अमाउंट की फूड आइटम इंपोर्ट करता है तो फिर तो हम खैत की तरफ चले जाएंगे। ये हम किस जगह पे बैठे हैं। मगर मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है कि किसी भी इस बयान के बाद किसी भी पाकिस्तानी की, चाहे वो अपोजिशन का हो या गवर्नमेंट का हो, उसकी कान पे जू नहीं रहेंगी कि ये क्या चीज है। और ये कंप्लीट डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारा जैसा मुल्क अगर फूड आइटम पर 10 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है तो हमें तो जिसे कहते हैं ना डूब मरना चाहिए बेसिकली। और ये मिसमैनेजमेंट आज की नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट हमारी 47 से चल रही है और ये अब आकर अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाली है। ये सब हमारी गलतियां हैं जो इस वजह से हो रही हैं कि हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है ही नहीं। हम इस मुल्क को झटके की बुनियाद पे चला रहे हैं, ये सही नहीं हो सकता। सिमिलरली चीनी का देख लें आप, चीनी में आप गौर करें कि चीनी में एक साइक्लिकल सिस्टम आता है, कभी चीनी की एक्सेस हो जाती है, कभी चीनी की शॉर्टेज आ जाती है। तो हम ये फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी जमीन पे चीनी लगानी है, कौन सी जमीन पे हमें कॉटन लगानी है, गन्ना लगाना है, कौन से पे कॉटन लगाना है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं सही हो रही ना जी। बात ये इस गवर्नमेंट की नहीं है, ये तकरीबन कुछ 40-45 साल पुराना किस्सा है जो पाकिस्तान इन मामलात पे तबाही की तरफ जा रहा है। जहाँ पे लोग अब जैसे कहना चाहिए कि इमरान खान से बिल्कुल मायूस हो गए हैं। अब लोगों को उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। अभी एक दिन पहले कराची में कोई 100 के करीब वो स्लम एरिया था और वहां पे जो है वो सारी जो उनके घर थे वो जल गए, झोपड़ियां सी थी। और उसके बाद कोई वहां नहीं पहुंचा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, किसी तरफ से कोई नहीं आया। खुले आसमान के तले, जिसे कहते हैं सर्दी की रात में, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब वहां बैठे रहे। तो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लगी हुई है। एक दफा IMF का लोन हमें मिल जाने दो, फिर हम दिल्ली पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा के दिखाएंगे। मैंने कहा चलो अब ये सारे पैसे तो दिल्ली जाने में खर्च हो जाएंगे, फिर आगे मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली कहानी फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पैसे तो इन्होंने वहां फ्लैग लगाने पे लगा देने। तो यहाँ तो इस किस्म के लोग बैठे हुए इस किस्म की बातें कर रहे हैं जो समझ नहीं आती कि पता नहीं मजाक कर रहे होते कि सीरियस होते हैं। अजीब और गरीब किस्म के लोग यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली रहते हैं। आप मोदी साहब है दूसरी साइड में, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी साहब, लेकिन एक उन्होंने चीज की है, नेशनलिज्म दिया उन्होंने सारे हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। खान साहब भी पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट थे, लेकिन लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं कर सके। इमरान खान साहब इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ भी डिलीवर कर पा नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई मोदी जी ने, भले ही उनके जो मतलब उनको क्रिटिसाइज करने वाले लोग हो वो कितना भी मतलब मोदी के काम को चुटला ले कि भाई मोदी ने कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह, लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने जो नेशनलिज्म क्रिएट किया है, एक तो ये नॉट इवन सिर्फ इंडियंस, मतलब सिर्फ इंडिया में रहने वाले नहीं, बाहर भी जो है NRI है, उनको भी अब प्राउड फील होता है कि हमारे रूट्स जो है वो इंडिया के साथ कनेक्टेड है। कहने वाली बात यहाँ पर यह है कि नेशनलिज्म जो है वो मोदी ने भर कर इस 10 सालों के अंदर, ये जो इतने साल उन्होंने शासन किया उतने सालों के अंदर उन्होंने ये चीज़ की है। और कोई भी हो, अभी देखिए, अब खुद के रिलीजन को बोलने से डरता नहीं है। अब कई सारे हिंदू थे, जब डिस्कस होता था पहले तो कहते थे कि हाँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ों में मानता नहीं होती। लास्ट वाला सेंटेंस डेफिनेटली कभी भी वो यूज़ करते थे, लेकिन अब प्राउडली कहते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कुछ कहते नहीं है।
लेकिन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। किसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है कि पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ चाइना को दे दिया है। तो मुझे ये बताएं, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, तो फिर मुझे बात बताएं, अमेरिका का तो सिक्योरिटी एजेंडा था पाकिस्तान में अफगानिस्तान की वजह से, चीन का तो इस वक्त कोई सिक्योरिटी एजेंडा नहीं है। सो हमारे ऊपर तो अगर आज चीनी पाकिस्तान में पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं, यहाँ पे ग्वादर को बिल्ड किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो ये पैसा कहाँ से आना था? अगर आया है तो जारी बात है जब छोटा मुल्क होगा तो उस तरह के इंसेंटिव्स तो यहाँ पे वो अगर इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, इंडस्ट्री अगर कल हमारी कैपेसिटी इंडस्ट्री तो हमने खुद लगानी है ना, चीन ने तो नहीं लगानी। तो आप इस सारे जो पैसा चीन से आ रहा है इसको क्यों समझते हैं कि हमने बेच दिया? देखिए बेचे इस तरीके से, आपने कभी उसकी टर्म्स डिस्क्लोज की लोगों को कि कितने इंटरेस्ट रेट पे चाइना आ रहा है पैसा? आपने कभी लोगों को बताया कि चाइनीज कंपनियां कितनी किकबैक दे रही है लोगों को, यहाँ पे पॉलिटिशियंस को, एस्टेब्लिशमेंट को? आपने कभी बताया कि आपकी सड़कें वो क्यों बना रहे हैं, लेबर आपकी क्यों नहीं यूज कर रहे वो? और दूसरा उसको छड़े, आप कहते हैं डिफेंस का उनका इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के साथ अगर आप लवी डबी होते तो चाइना ने कभी नहीं आना था आपके साथ। उनके कॉन्फ्लिक्ट है, उनके इश्यूज है उनके साथ, वो इसलिए आपको लवी डबी करते हैं। इमरान खान साहब इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ भी डिलीवर कर पा नहीं रहे। अकाउंटेबिलिटी वाज द ओनली मैंडेट ही हैड, और उसमें जीरो डिलीवरी, जीरो। आप मोदी साहब है दूसरी साइड में, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी साहब, लेकिन एक उन्होंने चीज की है, नेशनलिज्म दिया उन्होंने सारे हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। खान साहब भी पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट थे, लेकिन लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं कर सके। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल कोई मैटर ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन चीजें इन्वॉल्व ना हो। आपके नॉन सीरियस है उसमें बिल्कुल। जो बाइडन क्या करेंगे जब तक पाकिस्तानी खुद नहीं करना चाहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे? मेरी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देना चाहूंगा। आपके सारी लेबर जो है वो जाके सऊदी अरेबिया और दुबई की सड़कें बना रही है, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहा है। आपके हर चैनल के ऊपर बैठे तो वो कहते हैं चाइना 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 चाइना। हर चैनल का मालिक जो है उसके बच्चे इंग्लैंड या न्यूयॉर्क बैठे हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी अपने बच्चों को कनाडा, इंग्लैंड और लंदन रखना चाहती है, मुल्क चाइना को बेच दिया। आपकी कैबिनेट में इस वक्त कितने वजीर जो चाइना से पढ़ के आए हैं? आपके कितने एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टियां चाइना में रखी? आप देखना चाहते, आप रहना चाहते हैं खुद लंदन में और न्यूयॉर्क में, मुल्क बेच दिया आपने चाइना के सामने। तो ये आपका तो एक, मेरा मतलब नॉन सीरियसनेस सी चीजें हैं। मेरा आपके जो प्राइम मिनिस्टर, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पॉलिटिकल बंदा, उनकी आप देखें, मैं हैरान होता हूं फैटअप पे आपको अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया, आपको सऊदी अरेबिया आपसे दूर चलता जा रहा है बिल्कुल मुसलसल। दुबई से आप दुबई की हालात देखें, आपके वीजे वहां बंद है। 23 लाख बंदा बेरोजगार होकर पाकिस्तान आने वाला है, आप उनको चाइना भेजेंगे? चाइना को कहना कि हमारी लेबर ले लें आप। आपको किसी के कहते हैं किसी को जो रही, कोई सोच रहा है कि 23 लाख लोगों को वापस किस तरह भेजना? जो फॉरेन वो रेमिटेंस आती थी उसका अगर नहीं आएगी तो क्या होगा? कोई बिल्कुल नहीं, कोई सीरियस ही नहीं है, कोई किसी चीज में सीरियस नहीं है। कश्मीर को आपने बिल्कुल भुला दिया, आपने उस पर वहां चाहे कर्फ्यू हो कुछ भी हो। जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम 24 घंटे में कश्मीर ले लेंगे, आपने उसको रिबट किया? नहीं किया। ये असल में ये बातें नेशनलिज्म पे होती हैं। मैं सबसे बड़ी बात कहूं, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन को यूज करते हैं, और आपको पता है कि चाइना के रिलेशनशिप टर्म फाइनेंशियल बेसिस पे होते हैं, उनका कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता चाइना का बिल्कुल। मुझे आज तक याद है, मुझे एक अमेरिकन एम्बेसडर ने एक दफा कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताओ कि अमेरिका हमेशा ग्रांट्स और एड देता है, चाइना हमेशा कर्जे देता है, और वो भी ऐसे कर्जे होते हैं कि जो आप श्रीलंका की हालत देखें। बल्कि अगले दिन आर्टिकल का मैं कोशिश करूंगा वो आर्टिकल भेजूं आपको। एक अमेरिका में किसी ने आर्टिकल लिखा कि चाइना किस तरीके से कर्जे देकर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर टेक ओवर करता है, जिस तरह श्रीलंका की बंदरगाह उन्होंने टेक ओवर कर ली। उनको जरूरत थी बंदरगाह को यूज करने के लिए, वरना आपके साथ उनका क्या इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं उनका। और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपके देखने वालों को कि एक बुक मैंने पढ़ी थी बहुत अर्सा पहले, चाइना इंक। करप्शन इज पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर। टर्की के साथ रिलेशनशिप में भी सिर्फ किकबैक्स हैं, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। आपके ट्रैश रिमूवल के ठेके लाहौर के टर्किश कंपनियों को दे दिए जाते हैं, क्यों? आपकी रोजगारी कम है वहां, आपके सारे नौजवान बेरोजगार बैठे। आप, मेरा मकसद इस तरह ये, मैं जिस तरह पहले अर्ज किया है कि आपके लोग दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें बना रहे हैं और चाइनीज कोरियन आप ही बना रहे हैं। जरा गौर से देखें क्यों, क्या हो रहा है यहाँ? बलोचिस्तान के अंदर पाक फौज पर बलोच दुश्मनों की जानिब से हमला किया गया है। 10 से ज्यादा पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 4 से ज्यादा जवान लापता हैं और कई जख्मी भी हैं। 50 से ज्यादा बलोच दुश्मन
दहशतगर्दों की जानिब से पाक फौज पर हमला किया गया है। इसके अलावा चाइना को धमकी लगाई गई है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हम तबाह कर देंगे जो तुम सी पैक की शक्ल में बलोचिस्तान के अंदर कर रहे। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस पर भारतीय दहशतगर्दों के हमले तेज हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो जंग खत्म हुई है जिससे तालिबान की हुकूमत आई है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमले कम हुए हैं, तो अब ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान की फौज पर और पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं सरहदों के, उन पर से 50 दहशतगर्दों ने एक हमला किया और एक फुल फ्लेज हमले की तैयारी करके ये आए थे एफसी की चेक पोस्ट पर। और चेक पोस्ट के ऊपर 10 पाक फौज के एफसी के जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया और कैंप जो है जो कि एफसी का था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ईरान के अंदर सिया पॉपुलेशन ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर सुन्नी, और ये दोनों के बीच में कभी अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते। हो सकता है कि दोनों का टारगेट हो, कोई दोनों का दुश्मन एक हो तो थोड़ी देर के लिए वो एक हो सकते हैं, अदरवाइज दोनों का एक होना बहुत ही मुश्किल है। और ईरान की बॉर्डर पर, ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, तो ईरान की जो बॉर्डर है उससे कौन सा स्टेट मिलता है पाकिस्तान का? बलोचिस्तान। और अगर मान लीजिए कि ईरान को कुछ करवाना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो बलोच लोग जो है BLA वाले हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, उनको ही सीधा संपर्क करेंगे। और यहाँ पर लगता है ऐसा कि ऐसा ही हुआ है कि भाई ईरान की तरफ से हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और 10 से 12 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए हैं, जवान मारे गए हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई ईरान का नाम ले लिया, कई बार ऐसा होता है कि रॉ का नाम ले लिया। वो था ना वो कुलभूषण जाधव कि भाई वो वहाँ का स्पाई था और हमने उठाया था। अब भाई साहब बात दरअसल ये थी कि वो भाई साहब ईरान में थे और ईरान से उनको उठा कर लाए थे। जो भी हो, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और 10 से 12 आर्मी के जवान मारे गए हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि चप्पे चप्पे पर धमाके करने हैं, ब्लास्ट करने हैं, हमने पाकिस्तान को सबक सिखा कर छोड़ना है। ये ऐलान किया गया है गुलजार इमाम की जानिब से। ये टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर खबर शाया हो चुकी है, मुकम्मल इंटरव्यू शाया हुआ है। मनीष राय ने जिस तरह से सवालात किए, गुलजार इमाम ने जवाब दिए। अब जो सबसे अहम बात है, गुलजार इमाम ये कहता है कि हम पाकिस्तान जिसने कब्जा किया था 1948 के अंदर बलोचिस्तान पर, हम उससे आज़ादी हासिल करके रहेंगे। हमारे बलोच इस कब्जे को तस्लीम नहीं करते, लिहाजा हम एक अलहदा स्टेट बनाना चाहते हैं। हम डंके की चोट पर कुर्बानियां देकर, धमाके करके, ब्लास्ट करके, पाक फौज को शहीद करके हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे। वो कहते हैं हम पे ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है और पाकिस्तान जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता है, जमहूरियत का चैंपियन कहता है, हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। हम पे पाकिस्तानी फौज जो है वो जुल्म ढाती है, लिहाजा जी हम भी जवाबी पाक फौज पर हमले करते रहेंगे। उन्होंने चाइना को मुखातब किया। चाइना को मुखातब करते हुए गुलजार इमाम कहता है कि चाइना को यह मालूम होना चाहिए कि चाइना की सी पैक की सूरत में बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। चाइना जितनी जल्दी यह समझ सकता है, समझ जाए कि बलोचिस्तान के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। चाइना यहां से बोरिया बिस्तर उठाए और चलता बने। यानी एक ही इंटरव्यू के अंदर बलोच दुश्मनों ने पाक फौज को, रियासत पाकिस्तान को और चाइना को और सी पैक को भी धमकी दी है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है आप बोरिया बिस्तर उठाएं, आपकी यहां पे इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस पर भारतीय दहशतगर्दों के हमले तेज हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो जंग खत्म हुई है जिससे तालिबान की हुकूमत आई है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमले कम हुए हैं, तो अब ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान की फौज पर और पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं सरहदों के, उन पर हमले तेज हो चुके हैं। नासिकाम 50 से ज़ायद दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात को बलोचिस्तान के इलाके कीच के अंदर हमला किए है अफवाज पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर, जिसके नतीजे में जो इब्तदाई इतलात हैं कि 10 जवान शहीद हो चुके हैं।
जी हां नाज़रीन काम, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान की सरहदों पर जो ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, तकरीबन 900 किलोमीटर का यह बॉर्डर है, जिस पर पाकिस्तान की फौज फेंसिंग भी कर रही है, बाड़ भी लगा रही है, वहां पर यह हमला हुआ है। और हमला करने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन्हें भारत है 40 से 50 दहशतगर्दों ने एक हमला किया और एक फुल फ्लेज हमले की तैयारी करके ये आए थे एफसी की चेक पोस्ट पर। और चेक पोस्ट के ऊपर 10 पाक फौज के एफसी के जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया और कैंप जो है जो कि एफसी का था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। और इस हवाले से डिटेल्स जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि 4 इस वक्त पाक फौज के जवान जो हैं वो मिसिंग हैं। उस हवाले से ये नहीं कहा जा रहा एफसी के जवानों के हवाले से कि वो कैप्चर हो चुके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त मिसिंग हैं इस सब के अंदर और उन्हें अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। तो इस सब में और भी बहुत सी डिटेल्स हैं। अब इन दहशतगर्दों के हवाले से नाज़रीन किराम हमें यह बताया जा रहा है कि फायरिंग के तबादले में जाहिर बात है ये अगर चंद घंटे भी जारी रही, सोशल मीडिया 5 घंटे कह रहे हैं, 50 से जायद बीएलए के बीएनए के टेररिस्ट आते हैं और एफसी की चेक पोस्ट पर धावा बोल देते हैं। खबर के मुताबिक 10 एफसी के जवान शहीद हो चुके हैं, 4 लापता हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी हैं। खबर के मुताबिक एक या इससे ज्यादा जो बलोचों के दुश्मन हैं उनको पाक फौज की जानब से निशाना बनाया गया है, क्योंकि अचानक एक बड़े हजूम ने, एक बड़े जत्थे ने मिलकर धावा बोला है रात की तारीखी में। तो इसलिए बताया यह जा रहा है कि पाक फौज का भारी जानी और माली नुकसान हुआ है कि 10 से जायद पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 4 लापता हैं और कुछ जख्मी भी हैं, अभी तक यह बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बीएनए बीएलए या पाक फौज की जानब से इसकी जिम्मेदारी या इसकी तस्दीक नहीं की गई। लेकिन बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भारत ने अपने रिपब्लिक डे के मौका पर पाक आर्मी को, पाकिस्तान को ये तो ऐसे में नासिर काम जो आलमी ताकतें हैं, जो खुफिया दज्जाली ताकतें हैं, वो मशरक़ वस्ता के अंदर हालात को ख़राब करना चाहती हैं। अफगानिस्तान के अंदर है जो अमेरिका को शिकस्त हुई, अमेरिका को जो रुसवाई देखना पड़ी, जो जिल्लत अमेज़ बर्बादी देखना पड़ी, अमेरिका इससे शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेना चाहता है। इसी मकसद के लिए अमेरिका, चाहे वो ईरान हो चाहे वो भारत हो, उनके साथ मिलकर हाथ मिलाकर जो पाकिस्तान की सरहदें हैं उन्हें गैर महफूज बनाना चाहता है। भारत की ख्वाहिश है, भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान मसरूफ़ रहे, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से मसरूफ़ रखा जाए, पाकिस्तान को बलूचिस्तान से जो ईरान का बॉर्डर है वहाँ से मसरूफ़ रखा जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशत